आइए अब एक नजर डाल लेते हैं आज अखबारों की क्या सुर्खियां हैं, उस पर भी फटाफट एक नजर डाल लेते हैं। जनसत्ता की अगर मैं बात करूं तो इस अखबार के फ्रंट पेज पे अभी टोल मुक्त रहेगा डीएनडी। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से अब कड़ा रुख अख्तियार किया है और इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को ही बरकरार रखा। नोएडा और दिल्ली को जोड़ने वाला डीएनडी फ्लाईवे अभी टोल मुक्त ही रहेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में शुक्रवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और न्यायालय ने कहा है कि इस फ्लाईवे का निर्माण करने वाली कंपनी नोएडा टोल ब्रिज कंपनी ली को ये दावा नहीं करना चाहिए कि उसने यहां पर जिस तरीके से चंदे के लिए सड़क का निर्माण किया है। और यहां पर प्रधान न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर, न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एन नागेश्वर राव के खंडपीठ ने कहा है कि वो टोल संग्रह की गणना का मामला नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को भेजने के बारे में फैसला करेंगे। दूसरी अखबार की अगर हम बात कर ले तो इसके फ्रंट पेज पे है पाक की बर्बरता, शहीद जवान का शव शत विशत किया गया। यहां पर इस खबर को यहां पर तरजीह दी गई है, फ्रंट पेज पे जगह दी गई है। यहां पर मछेल सेक्टर में हमले के बाद पीओके भागे हमलावर, पाक सेना ने दिया यहां पर जिस तरीके से पाक सेना ने दिया है कवर और पाक ने सीमा पर तैनात की है यहां पर पैदल सेना और टैंक समेत एंटी एयरक्राफ्ट गन भी। पाक ने पहले भी ऐसी बर्बरता की है। 1999 में कारगिल में पाक सैनिकों ने जिस तरीके से लीडर अजय आहूजा, कैप्टन सौरभ कालिया के शव शत विशत किए थे और एक बार फिर वो बानगी देखने को मिली है। पाक गोलाबारी में 2 ग्रामीणों की मौत भी हो गई है। और दूसरी बड़ी खबर है इस पे, क्या सरकार न्याय व्यवस्था पर ताले जड़ना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए इसको यहां पर रखा है फ्रंट पेज पे। कॉलेजियम की सिफारिशों के बावजूद सरकार की ओर से हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त नाराजगी जाहिर की है। दूसरी अखबार की अगर हम बात कर ले, इसमें भी कुछ खबरें देखने को मिल रही है। एलओसी पर जवान का शव शत विशत कर पीओके भाग्या, आतंकी सिर काटने की सूचना, इस खबर को यहां पर दिया है। मेजर सहित 10 घायल, 2 नागरिकों की मौत भी हुई है और यहां सीमा से लगे सभी गांव खाली कराए गए हैं। माहौल दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं, बिगड़ते चले जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर की हम बात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ कराने के लिए फायरिंग लगातार जारी है। एलओसी के पास यहां पर माचिल में आतंकियों ने सेना के एक जवान पर फायरिंग की और इस हमले में सेना का जवान शहीद भी हुआ है। आतंकियों ने शहीद जवान के शव के साथ बर्बरता की और उसे शत विशत कर दिया है। इस कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना के बॉर्डर एक्शन टीम का हाथ माना जा रहा है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की इस बर्बरता का बदला लेने की बात कही है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त को तलब किया है। भारत इस मामले पर पाकिस्तान से विरोध दर्ज कराएगा। सेना के जवानों ने पाकिस्तानी आर्मी और आतंकवादियों की इस कोशिश का मुंहतोड़ जवाब भी दिया। सेना की जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी भी मारा गया। सेना के एक प्रवक्ता ने कहा है कि शुक्रवार शाम नियंत्रण रेखा के पास एक मुठभेड़ में एक सैनिक शहीद हो गया था और आतंकवादी मारा गया था। आतंकवादियों ने जवान के शव को यहां पर शत विशत कर दिया और पाकिस्तानी सेना की ओर से की गई गोलीबारी की जो खबरें आई हैं और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर हालांकि भाग गए हैं, उस इलाके में भागे हैं वो। और इससे पहले इंटरनेशनल बॉर्डर पर बीएसएफ की जवाबी फायरिंग में सीमा पर पाक रेंजर्स के हौसले पस्त हो गए थे। मदद के लिए पाक सेना को बुलाया गया। पाकिस्तान के यहां पर शक्करगढ़ सेक्टर में पाकिस्तानी रेंजर्स अपने आला अधिकारियों को रेडियो सेट पर जानकारी भी दे रहे थे कि किस तरीके से बीएसएफ की फायरिंग में उन्हें बहुत नुकसान हो रहा है। ऐसे में उनको सेना से मदद भी चाहिए। इधर बीएसएफ की जवाबी कार्रवाई में पाक रेंजर्स के 15 से ज्यादा जवान मारे गए हैं। वहां के आतंकवादियों ने हमला किया था जिसमें एक जवान को बर्बरता पूर्वक मारा गया और ऐसा सुनने में आया है कि उसकी बॉडी को बिल्कुल छितर बितर करके उसके शायद जो है हिस्से बॉडी के कुछ अपने साथ उठा के ले गए। और ये सब इसलिए हुआ कि पाकिस्तान की आर्मी इन आतंकवादियों को कवरिंग फायर दे रही थी, उसी के दौरान ये सब हादसा हुआ। ये बड़ी भारी ये घटना है। ये पाकिस्तान की बर्बरता का जो है बताता है कि किस हद तक पाकिस्तान जो है और वहां के आर्मी और वहां के जो आतंकवादी जा सकते हैं। इसका नतीजा उनको जरूर मिलेगा। आर्मी ने साफ कहा है कि उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और इस बीच हमारे साथ स्टूडियो में सीनियर जर्नलिस्ट फैजल इमाम मलिक जी जुड़ चुके हैं। स्वागत है सर आपका, गुड मॉर्निंग। इस खबर को किस तरीके से देखते हैं आप? एक तो चलिए ठीक है, मुठभेड़ हो रहा है, जवाबी कार्रवाई यहाँ हिंदुस्तान की तरफ से भी की जा रही है, पाकिस्तान की तरफ से तो आए दिन सीमा पार से फायरिंग की जाती है, लेकिन जवानों के शव के साथ
किस तरीके की बर्बरता एक बार फिर देखने को मिली है? नहीं, ये पाकिस्तान की तरफ से कोई नई बात नहीं है। पहले भी जैसे कारगिल की लड़ाई में भी हुआ था। आपने जिस तरह का जिक्र किया कि पहले भी हो चुका, तो पाकिस्तान लगातार इस तरह की घुसपैठ हमारे कश्मीर में करता रहा है, या दूसरे क्षेत्रों में भी जो आतंकवादी घटनाएं हैं उसमें जाहिर है कि ISI का हाथ, वहाँ के जो संगठन है उसका हाथ बराबर साबित हो चुके हैं कई बार। अब कोई किसी को साबित करने की ज़रूरत नहीं रही है। तो पाकिस्तान का चूँकि एक रवैया हिंदुस्तान को लेके, चूँकि उनकी पॉलिटिक्स इसी पे चलती है, और सेना का जो वर्चस्व, सेना जिस तरह से जाती, सेना और ISI वहाँ की जिस तरह से जा रही, उसकी वजह से ये सारा खेल खेला जा रहा है। लेकिन दिक्कत यह है कि पाकिस्तान के घर में भी इसी तरह की परेशानी, वो अपनी परेशानियों के बजाय अपने पड़ोसी मुल्क यानी हिंदुस्तान में घुसपैठ करवाने या आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने की लगातार कोशिश कर रहा है और अपना घर बचा नहीं पा रहा। तो अपने घर को भी उसे देखना चाहिए, और इस तरह की घटनाओं पे चाहे वो पाकिस्तानी सेना हो या वहाँ की सरकार हो, उसको किसी इस पर अंकुश लगाना चाहिए, क्योंकि इससे कोई बहुत बड़ा, थोड़ी देर के लिए उनकी राजनीति ठीक है कि उनका सियासी मकसद हल हो सकता है, लेकिन बड़े पैमाने पे देखा जाए तो अगर भविष्य की तरफ देखा जाए तो इससे कोई बहुत बड़ा मकसद साबित होता है ऐसा नहीं है। क्योंकि उनका घर भी, आपका घर भी जल रहा है, पाकिस्तान का घर भी जल रहा है। तो पाकिस्तान को अपने घर को बचाने की भी ज़रूरत, अपने घर को बचाने की ज़्यादा ज़रूरत है। हम अपनी जगह सुरक्षित हैं, जाहिर है कि हमारे पास जितनी सुविधाएं हैं, जितनी फौज है, जिस तरह की चीज़ें हैं, उसमें हम उनसे हर तरह से मजबूत है, इसलिए उनको नुकसान ज़्यादा होगा। तो पाकिस्तान, लेकिन ये जिस तरीके से LOC पर आतंकवादी हमला हुआ है, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद सबसे बड़ा आतंकवादी, सीमा पर बड़ा आतंकवादी हमला बताया जा रहा है, और उसके बाद ये आतंकी POK भागे। हाँ, वो चूँकि देखिए वो आते उधर ही से चारे बेस कैंप, जब सर्जिकल स्ट्राइक की बात की, सर्जिकल स्ट्राइक उसी इलाके में हुआ है जिससे जहाँ POK है। तो वो जाहिर जो उनके बेस कैंप है वो अपने बेस कैंप में ही भागेंगे, और सेना बराबर उनको घुसपैठ कराने की कोशिश की। तो कवर की बात कर, कवर करा के उनको भेजती रही। वो आखिर गोलाबारी का मकसद कुछ और नहीं होता, वो सिर्फ आतंकवाद घुसपैठ करवाने की कोशिश की वजह से वो लगातार गोलीबारी करते हैं। और गोलाबारी जब की वजह एक साफ है कि वो जब घुसपैठ करवाते हैं आतंकवादी घटनाओं को, और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद थोड़ी मेरा जहाँ तक मानना है, जब चीज़ें सामने आ रही उसमें घुसपैठ की घटनाएं बढ़ी हैं, आतंकवादी घुसपैठ की घटनाएं लगातार में तेज़ी आई। तो लेकिन ये अच्छी बात है कि हमारे जवान सरहद पे चौकस हैं, BSF भी चौकस है और लगातार उनको जवाब दे रही है। अभी पिछले हफ्ते ही 7-8 सेना ने फिर कहा है कि इस बर्बरता का बदला तो हम लेकर रहेंगे। अब लेना भी चाहिए। देखिए, अब चुप बैठने से ठीक है कि हम बहुत सहनशील हैं, हमारे जीन्स में उस तरह की चीजें नहीं, हिंसा नहीं है, हम बहुत अहिंसा पे यकीन रखते हैं, लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है। उस सीमा के बाद जब हम पे लगातार कोई हमले करते रहेगा, हम पे कोई लगातार गोलियां बरसाते रहेगा, जाहिर है कि उसके बाद हम भी जवाब तो देंगे ही, जवाब तो देना ही है और जवाब देना भी चाहिए। पाकिस्तान जैसा अगर पड़ोसी मुल्क हो तो फिर जवाब तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि समझाने का कोई असर हो ही नहीं रहा। नहीं, उसपे तो हम तमाम लोग देख रहे हैं कि लगातार जिस तरह से चीजें हो रही हैं, खास के एक बौखलाहट भी वहाँ है। बौखला के जिस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद एक बौखलाहट है, तरह तरह के बयानात है। पहले तो उन्होंने मानने से इनकार कर दिया, वहाँ हाफिज सईद अब उनकी नमाज जनाजा गायबाना पढ़ा रहे उरी हमलों को। तो इससे ये साबित होता है कि आप हिंदुस्तान में को लगातार डिस्टेब्लिश करने की कोशिश में, पड़ोसियों से हमेशा अच्छे संबंध एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं, होना चाहिए। और पाकिस्तान जैसा अगर पड़ोसी मुल्क हो तो फिर सिरदर्द से तो ये कम नहीं है। सही कहा आपने कि सिरदर्द ज्यादा है हमारे लिए, लेकिन ये है कि अब हम भी जवाब दे रहे हैं। पिछले कुछ सालों में जो जवाब हम नहीं दे रहे थे, हम चुप रहते थे या मतलब ये भी बातें आई थी कि पहले भी जवाब दिया जाता था, लेकिन उसको इतना हाईलाइट नहीं किया जाता था जितना अब किया जा रहा है। नहीं, होना भी चाहिए, लोगों को भी बताना चाहिए कि हम भी इसमें सक्षम है। पहले भी ऐसा नहीं है कि गोलाबारी कोई नई चीज है। पाकिस्तान या हिंदुस्तान और पाक सीमाओं पे दोनों सेनाएं एक दूसरे पे गोलाबारी करती थी, लेकिन गोलाबारी के आड़ में घुसपैठ की कोशिश हमने कभी नहीं की। हमारे जवान के हमारी तरफ से कभी घुसपैठ की, हम आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, उन्होंने इसलिए की कि उनको आतंकवादी या आतंकवादियों की घुसपैठ कराते थे ताकि वो यहाँ आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दें। आतंकवादियों की ये हम नहीं करते रहे कभी। और अब जिस तरीके से हिंदुस्तानी सेना की अगर हम बात करें, BSF की बात करें, तो बॉर्डर पे जिस तरीके से वो एक्टिव हैं, घुसपैठ को
बार बार या यूं कहें हर बार नाकाम कर रहे हैं, जिसको देखते हुए पाकिस्तान बौखला गया है। अब उसके सामने और कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा, तो सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है, कुछ भी करो लेकिन घुसपैठ जारी रखना है हमें। लेकिन फिर भी हिंदुस्तान की सेना इस तरीके से मुस्तैद है, इतनी चुस्त दुरुस्त है कि हर एक नापाक हरकत पर पाकिस्तान की नजर बनाए हुए और उसका मुंहतोड़ जवाब दे रही है, वो भी बोल कर के, बता करके इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा तुम्हें। बने रहिए आप हमारे साथ। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल दिवाली चीन बॉर्डर पर आईटीबीपी के जवानों के साथ मनाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी दिवाली के मौके पर उत्तराखंड के चमोली जिले में भारत चीन सरहद पर बाड़ा में तैनात आईटीबीपी के जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे। हर बार की तरह दिवाली पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरहद पर जाने के कार्यक्रम को बेहद गुप्त रखा गया और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद फिलहाल भारत पाक सरहद पर तीनों सेनाएं और तमाम सुरक्षा बल ऑपरेशन रेडियंस मोड में है। और पीएम आज सुबह दिल्ली से वायुसेना के खास विमान से और MI-17 हेलीकॉप्टर से गौचर पहुंचेंगे। पीएम के साथ NSA अजीत डोभाल भी होंगे। पीएम मोदी सबसे पहले सुबह भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करेंगे। विशेष पूजा अर्चना के बाद पीएम बद्रीनाथ से आगे माड़ा में मौजूद आईटीबीपी और सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे। पीएम मोदी सरहद पर जवानों के साथ चाय नाश्ता भी करेंगे और पूरा ये डे प्लान है, उनका शेड्यूल है। ये पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवाली के मौके पर जवानों के साथ सरहद पर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी अपनी पिछली 2 दिवाली सेना के जवानों के साथ सरहद पर मना चुके हैं और इस बार की भी दिवाली बेहद खास होने वाली है। आईटीबीपी के जवानों के साथ मनाने वाले हैं। फैजल जी, आप सुना आपने किस तरीके से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं सत्ता में, या यूं कहें कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, हर बार दिवाली ये सेना के जवानों के साथ मनाते हैं। इस बार भी जवानों के साथ दिवाली मनाने वाले हैं, लेकिन सियासत शुरू हो गई है। नहीं प्रिया, ये देखिए, इसमें कूटनीति भी है और राजनीति भी है। कूटनीति इसलिए कि अगर आप पिछली बार देखिए तो वो कश्मीर गए थे जी, तो जम्मू कश्मीर में भी उस वक्त पाकिस्तान को एक मैसेज देना था कि आप अभी चीन के साथ भी हमारे रिश्ते बहुत उस तरह के नहीं हैं, तो चीन को लेके भी एक थोड़ी बहुत खटास चलती रहती है। तो मुझे लगता है कि चीन को भी वो एक मैसेज, चूँकि चीन की सीमा पर इस बार जा रहे हैं, पिछली बार पाकिस्तान की सीमा से, तो ये एक वो भी एक मैसेज देना चाह रहे हैं। अपने जवानों को भी मोरल जो है वो हाई करना चाह रहे हैं, कि उनका भी मनोबल बढ़ाना चाह रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि पॉलिटिकल मैसेज भी मुझे लगता है कि आप पॉलिटिकल मैसेज क्या है? पॉलिटिकल मैसेज देखिए, पॉलिटिकल मैसेज के चुनाव होने हैं पिछले अगले साल उत्तराखंड में जी, और उससे पहले कश्मीर में गए थे तो कश्मीर में भी चुनाव होने, तो एक पॉलिटिकल मैसेज भी इसके जरिए वो देना चाह रहे हैं कि हम सेना के साथ, सेना के जवानों के दुख दर्द में शामिल। और चूंकि उत्तराखंड एक ऐसी जगह जहाँ से सेना में बहुत सारे लोग आते हैं, सैनिकों का बड़ा योगदान होता है कि वहाँ की सरकारों को बनाने में, तो एक ये पॉलिटिकल मैसेज भी है। आप, मुझे लगता है कि हम वहाँ के सच, चुके एक सैनिक बड़ा तबका है। आप देखिए कि कई बार ऐसा होता है कि उत्तराखंड के चुनाव में सैनिकों का वोट, जो खास के मत या पोस्टल बैलेट है, उससे कई बार किसी की जीत हार निश्चित। तो 2-3 चीजें, एक तो यह है कि कूटनीति है कि चीन को मैसेज देना है, चीन के भाई हम भी कम नहीं है आपसे। दूसरी चीज है कि एक पॉलिटिकल चीज है कि वहाँ चुनाव होने हैं अगले साल, हम सैनिकों के साथ जम्मू कश्मीर गए तो उसका असर देखने को मिला। वो जाहिर है कि उसका एक कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं, तो उसको इसी बहाने जवानों के साथ दिवाली को मना रहे हैं प्रधानमंत्री। ये एक अच्छी चीज है, इस पे होनी चाहिए। और तमाम सरकारों को, तमाम राज्य सरकारों को भी चाहिए कि अपनी अपनी जगह जाके जवानों के साथ, घर से दूर, अपने परिवार से दूर, सरहद पर तैनात हैं और वहां हौसला अफजाई करने पहुंचते हैं देश के प्रधानमंत्री। ये अच्छी बात है कि हमारे प्रधानमंत्री ने एक नई चीज, नई परंपरा की शुरुआत की। ये परंपरा आगे भी चलती रहे, दूसरी सरकारें भी, क्योंकि सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन सेना हमारी वहीं की वहीं रहे। तो सेना के जवानों के साथ अगर इंटरेक्ट होते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, तो इससे सेना का मनोबल बढ़ता है। तो उसके बाद क्या, उससे जाहिर है कि कभी अगर कुछ दुर्घटना होती है, या कहीं जिस तरह के बॉर्डर पे हालात है सीमा पे, चाहे वो पाकिस्तान के साथ हो या चीन के साथ, तो सेना बेहतर होगा, ट्रांसपेरेंसी होगी, सेना के जवान सामने होंगे और दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री होंगे जो उनके सवालों का जवाब भी देंगे। एक अच्छा मौका, एक बेहतर मौका है निश्चित तौर पे। इससे माहौल भी बनेगा और सेना का जो मनोबल है वो बढ़ता है कि भाई हमारे देश का प्रधानमंत्री हमसे इंटरेक्ट होता है, हमारे सवालों का जवाब, हमारे दुख दर्द में। तो ये एक
बड़ी Transparency है हाँ, लोगों ये के बीच में। एक बड़ी चीज है बिल्कुल। और इसको इस परंपरा को आगे भी बनाए रखना चलिए, चाहिए। उम्मीद मुझे करते हैं लगता और है भी मजबूत कि हमारे होती चली जाए। प्रधानमंत्री इसको बनाए बिल्कुल, रखेंगे। बिल्कुल। राजनीति तो होती रहती है, राजनीति तो अलग चीज है, राजनीति इस पे भी होगी और सत्ता होती में है तो रहेगी। राजनीति तो हाँ, होगी। जाहिर है कि जब एक पॉलिटिकल पार्टी के तो राजनीति है तो होगी। प्रधान तो राजनीति होती रहेगी, लेकिन राजनीति से परे भी बहुत सारी चीजों को हमें देखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हर चीज को राजनीति के चश्मे से नहीं जोड़कर देखना चाहिए, और अगर सत्ता में है तो फिर राजनीति तो उस पर होती ही रहती है, लेकिन सेना के जवान, सरकारें आती जाती रहती हैं, जवान हमारे वहीं के वहीं रहते हैं। एक अच्छी परंपरा की शुरुआत की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में, इसमें कोई दो राय नहीं है। इधर प्रधान न्यायाधीश जस्टिस टीएस ठाकुर जजों की नियुक्ति को लेकर एक बार फिर केंद्र पर हमला बोले हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक उदासीनता इस संस्थान को खराब कर रही है। जस्टिस ठाकुर ने कहा है कि आज हालात ये हैं कि कोर्ट को ताला लगाना पड़ा है। कर्नाटक हाई कोर्ट में पूरा ग्राउंड फ्लोर बंद है। क्यों ना पूरे संस्थान को ताला लगा दिया जाए और लोगों को न्याय देना बंद कर दिया जाए। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति पर सुनवाई के दौरान जस्टिस ठाकुर ने कहा कि सरकार कोलेजियम की भर्ती भेजी गई लिस्ट को दबा कर बैठी है। साथ ही चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार इसे ईगो का मुद्दा ना बनाए। हम नहीं चाहते हालात ऐसे हो कि एक संस्थान दूसरे संस्थान के आमने सामने हो। न्यायपालिका को बचाने की कोशिश होनी चाहिए। फैजल जी, इससे पहले भी इस तरीके की नाराजगी शीर्ष न्यायालय की तरफ से देखी गई है, लेकिन इस बार जस्टिस टीएस ठाकुर ने जो भी पॉइंट्स रखे हैं बिल्कुल सटीक रखे हैं इस बार उन्होंने, और नाराजगी उनकी आपको लगता है बिल्कुल जायज है? क्योंकि जिस तरीके से कार्यपालिका न्यायपालिका बीते दिनों आप देखें तो एक दूसरे के आमने सामने आए थे और अधिकारों की जो लड़ाई यहाँ पर एक बहुत बड़ा रूप ले लिया था। सवाल कई सारे खड़े किए थे न्यायपालिका पे भी, कार्यपालिका पे भी। उसको देखते हुए जस्टिस टीएस ठाकुर ने साफ कहा है कि नहीं चाहते हैं कि दोनों आमने सामने आए, न्यायपालिका को बचाने की कोशिश होनी ही चाहिए। हाँ प्रिया जी, मुझे लगता है कि बहुत गंभीर मसला है। इस पे सरकार को भी सोचना चाहिए, क्योंकि सरकार अगर जजों की नियुक्ति नहीं करेगी और हमारे देश में जिस तरह की न्याय व्यवस्था है उसमें सालों लग जाते हैं लोग। कई बार तो ऐसा होता है कि जो लोग न्याय की आस में भटकते हैं उनकी मौत हो जाती है। वहाँ अगर जजों की नियुक्ति नहीं होती है तो ये बहुत गंभीर मसला है। हाँ। और सरकार, सही कहा है जस्टिस ठाकुर ने कि सरकार को इसे ईगो का मसला नहीं बनाना चाहिए। ये टकराव इस सरकार के साथ थोड़ा ज़्यादा है कॉलेजियम को लेके, और सरकार को इस पे बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए, क्योंकि अगर न्याय व्यवस्था बंद हो जाएगी, ठप हो जाएगी, चरमरा रह जाएगी तो फिर इसका नुकसान आम लोगों को उठाना पड़ेगा। और इस पे बहुत गंभीरता, ये बहुत गंभीर विषय है और इसको सरकार को भी इस पे थोड़ा लचीला रुख अख्तियार करना होगा। और सुप्रीम कोर्ट के ने जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जिस तरह का बयान दिया है कि बंद कर देना चाहिए न्याय क्या ठप कर, हाँ। तो ये एक बहुत गंभीर मसला और बहुत गंभीर सवाल खड़े किए कि क्या आप न्यायपालिका को बंद करना चाहते हैं? तमाम अखबारों ने भी इसको फ्रंट पेज पे लिया है और तरजीह दी हुई है। जिस तरीके से रुख अख्तियार कर रखा है पीठ ने, जिस तरीके से बातों को सामने रखा है, और कांग्रेस ने सरकार पर हालांकि हमला बोला है, क्योंकि कांग्रेस के टाइम पे इस तरीके के सिचुएशंस नहीं थे जितने की अभी कम थे, ऐसे नहीं थे जितने अब आए, क्योंकि बकायदा पॉइंट्स के साथ अपनी बातों को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के सामने रखा है कि इसको ईगो में लाश करके आप क्यों चल रहे हैं। वही मैंने कहा कि ये टकराव इस सरकार से ज्यादा बने है सुप्रीम कोर्ट और कॉलेजियम को लेके, और सरकार को बहुत गंभीरता से, चूंकि ये सिर्फ सरकार की बात नहीं, इससे आम लोगों के हित जुड़े हुए हैं। अगर न्याय नहीं मिलेगा, लोग न्याय में बहुत सारी चीजें हैं, हम लोग देखते रहते हैं कि न्याय व्यवस्था जिस तरह बहुत आप उसे जस्टिस, वो अंग्रेजी का फेज है कि जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई। तो आप बहुत सालों के बाद पता चला कि बहुतों की मौत हो गई है, वो न्याय के इंतजार में इंतजार करते करते वक्त रहते न्याय ना मिले तो वो भी न्याय नहीं होता, अन्याय ही होता है। तो अब इसलिए इस पे बहुत गंभीरता से सरकार को सोच के इसको मसले का हल निकालना चाहिए, आपस में बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि जब तक संवाद नहीं होगा, बातचीत नहीं होगी, इस मसले का हल नहीं निकलेगा। और उसको और पहल करनी चाहिए, अपनी तरफ से भी पहल करनी चाहिए। और आप ये तो ऊपरी कोर्ट की बात है, आप अगर निचली अदालतों में जाइए तो वहाँ तो इतने ऐसे मामले लंबित है कि मुझे मामला कितना गंभीर है कि
सर्वोच्च न्यायालय को इस तरीके से हस्तक्षेप करना पड़ा और ऐसी कड़ी टिप्पणी देनी पड़ी। टिप्पणी की टीएस ठाकुर ने जिस तरीके से अपनी बातों को सामने रखे, इससे साफ जाहिर होता है कि कितनी नाराजगी है। नहीं, जाहिर नाराजगी। अगर एक हाई कोर्ट का पूरा एक फ्लोरी बंद है, तो उसके बाद तो इस तरह की टिप्पणी देनी ही पड़ेगी। और सरकार अगर गंभीर नहीं है, सबसे बड़ी चीज़ यह है कि सरकार को इसको ईगो का सवाल नहीं बनाना चाहिए, जिसका जिक्र अपने टिप्पणी में जस्टिस ठाकुर ने भी किए। तो इसको ईगो का सवाल नहीं बनाना चाहिए और इस पर बहुत गंभीर होकर इस मसले का हल निकालना चाहिए, क्योंकि न्याय, बहरहाल हमें न्याय मिलना चाहिए, लोगों को न्याय मिलना चाहिए। कई बार जैसा मैंने कहा, कई ऐसी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे सालों से बंद पड़े रहते हैं, उनको कोई सुनने वाला नहीं होता, उनका कोई जेलों में बंद पड़े रहते हैं जो विचाराधीन कैदी। बिल्कुल 2 किलो लोहे की चोरी करने के, कोई गोभी चोरी कर लिया गया, वो पता चला 10-10, 12-12, 15 साल से वो जेल में बंद है, विचाराधीन है, उसका कोई सुध लेने वाला नहीं, क्योंकि अदालतों पे दबाव इतना है जजों की कमी की वजह से कि वो ये उसकी सुनवाई नहीं हो पाती है जल्दी। वो है ना, तारीख पे तारीख, जिस तरह का वो हम लोग संवाद भी सुनते रहे हैं, तो वो तारीख पे तारीख पढ़ते रहते हैं और लोग अदालतों के चक्कर लगाते रहे। अदालतों के चक्कर लोग ना लगाएं, इसके लिए जरूरी है कि न जहाँ अदालतों के चक्कर न लगाए, इसलिए जरूरी है कि जल्द से जल्द चलिए उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पे चेतेगी और बिल्कुल इनिशिएट लेगी इसको और लचीला रुख जो आपने कहा है उस पर विचार करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में शामिल होने के लिए, शुक्रिया आपका। समाजवादी पार्टी के युद्ध विराम के बाद महागठबंधन के लिए जोड़ तोड़ तेज हो गई है। सपा के प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव को सभी धर्मनिरपेक्ष दलों से बातचीत का जिम्मा सौंपा गया है। शिवपाल के निमंत्रण पर कई दलों के नेताओं के सपा के रजत जयंती समारोह में शिरकत करने के आसार हैं। शुक्रवार को शिवपाल सिंह यादव ने दिल्ली में आरएलडी अध्यक्ष अजीत सिंह से उनके आवास पर मुलाकात की। करीब 45 मिनट बंद कमरे में बातचीत के बाद जब दोनों बाहर निकले तो चेहरों की मुस्कुराहट में छिपी उम्मीद की खुशी झलक रही थी। अजीत सिंह ने इस मौके पर पुराने रिश्तों का हवाला दिया। इससे पहले शिवपाल ने जेडीयू नेता शरद यादव से मुलाकात की थी और रजत जयंती में आने का न्योता दिया था। साथ ही बिहार के सीएम नीतीश कुमार, आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के अलावा पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस नेता एचडी देवगौड़ा से भी बातचीत की थी। देखिए, जितने भी सेकुलर लोग हैं, हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी न घुसने पाए और जितने भी सेकुलर लोग हैं वो सब लोग इकट्ठे हो जाएं। और हम चाहते हैं कि लोहिया वादी और चौधरी चरण सिंह वादी, ये सब लोग मिल करके, और इन्हीं लोगों को हम निमंत्रण दे रहे हैं 5 नवंबर को। आप पूछ रहे थे कि क्या बात हुई 5 तारीख के बारे में बेसिकली, लेकिन संबंध इतने पुराने हैं कि बातें बहुत हुई। खुरम हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं, ये सीधा उनका रुख कर लेते हैं। खुरम, अभी शिवपाल सिंह यादव की बातों को सुना हमने, किस तरीके से उन्होंने साफ कहा चाहे कुछ भी हो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में घुसने ना पाए, इसके लिए सबको एकजुट होना पड़ेगा। देखिए प्रिया, बिल्कुल साफ है कि जो प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव, उनकी पूरी नजर 2017 के चुनाव पर है और किस तरीके से 2017 के चुनाव में पार्टी उभर के सबसे बड़ी पार्टी ना बने बल्कि सत्ता में वापसी भी करे, ये उनकी एक उनके सामने गोल है, उनके सामने मिशन है। इसी के मद्देनजर वो लगातार महागठबंधन की बात कर रहे हैं। शरद यादव हैं, नीतीश कुमार हैं, अजीत सिंह हैं, सबसे वो बात करने की कोशिश कर रहे हैं। शरद यादव और अजीत सिंह से उनकी बात हुई है, नीतीश कुमार से भी वो बात करने की कोशिश में। उनका ये साफ तौर पे कहना है कि अगर ये सब मिल जाते हैं, क्योंकि देखिए इनका वोट बैंक कितना है ये देखना खास बात है, उनका असर कितना है ये देखना खास बात है, क्योंकि शरद यादव हैं, नीतीश हैं या लालू हैं, इन लोगों का अपने अपने वोट बैंक में असर पड़ता है। कम से कम जो बिहार बॉर्डर पर है, आप उसकी बात करें, अजीत सिंह की बात करें जो आरएलडी है और वेस्टर्न यूपी में खासा पकड़ रखता है, तो इसका बड़ा फायदा ये मिलेगा समाजवादी पार्टी को कि अगर उनका गठबंधन अजीत सिंह से हो जाता है चुनाव से पहले, तो इसका फायदा बड़ा ये मिलेगा कि उनको
सीटें कम उनके लिए हो जाएगी, यानी कि वेस्टर्न यूपी पे जो उनका फोकस होगा वो कम फोकस हो जाएगा अपनी पार्टी की नज़र में। तो वो ज़्यादा फोकस उन सीटों पे कर सकेंगे जहां वो जीत सकते हैं। तो उनके सामने ये एक बड़ी चुनौती है कि 2017 में चुनाव का जीता जाए, और उनको मालूम है कि अगर इस बार वो सत्ता से बाहर हुए तो बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि जो कलह घर के अंदर चल रही है वो और सामने आएगी, और कहा ही जाएगा कि कमान जो शिवपाल सिंह यादव के हाथ में थी इसलिए उन्होंने खास मेहनत नहीं करी, वो अंदरूनी कलह पार्टी की कलह में तब्दील हो जाएगी और बड़ी दिक्कत होगी। लेकिन शिवपाल सिंह यादव मंझे हुए राजनेता, उनको मालूम है कि अगर 2017 में उनकी पार्टी को सत्ता नहीं मिलती है तो भविष्य क्या होगा, क्योंकि उसके आगे 2019 का चुनाव है। तो फिलहाल महागठबंधन की कोशिश में है शिवपाल सिंह यादव, देखना ये होगा कि वो कितने कामयाब हो पाते हैं। प्रिया। खुर्रम, बिहार के सीएम नीतीश कुमार और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को भी न्योता भेजा है शिवपाल सिंह यादव ने। जी बिल्कुल, देखिए एक तो महागठबंधन की बात चली है, दूसरा जो सामने है वो 5 तारीख का है कार्यक्रम है जो रजत जयंती समारोह समाजवादी पार्टी का। वो एक तरीके से वो एक सिर्फ समाजवादी पार्टी का नहीं होगा, बल्कि ये बताएगा कि समाजवादी पार्टी की पैठ और स्टेट्स में कितनी है, यानी कि वहां पर आप देख सकेंगे कि जो गैदरिंग होगी वो अलग अलग स्टेट से होगी, बड़े बड़े नेता वहां के लोग शामिल होंगे। एक तरीके से ये पावर शो होगा समाजवादी पार्टी का, और वहां पर जितने भी बड़े नेता आएंगे वो ये साफ करेंगे कि वो समाजवादी पार्टी साथ खड़े हैं, क्योंकि 5 नवंबर का कार्यक्रम है और दिसंबर में आचार संहिता लगनी है। इस 1 महीने के वक्त को कायदे से कैश करना चाहते हैं। तो शिवपाल सिंह यादव, उनको मालूम है कि जब वहां पर उनको स्ट्रेंथ दिखाई देगी जो उनके वोटर्स हैं उनका एतबार बढ़ेगा, क्योंकि आज के दौर में मुस्लिम वोट बैंक की हम बात करें तो उस पर मुस्लिम वोट बैंक का एतबार बढ़ेगा, समाजवादी पार्टी पर यादव वोट बैंक एकजुट होगा जो पिछड़ा वोट बैंक है। खुर्रम, लेकिन इस बात ये जो सारी रणनीति के तहत इस चीज को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है, इससे ये साफ जाहिर होता है कि इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी को लेकर के लहर थमने वाली नहीं है, और इसको रोकने के लिए तमाम जो पार्टियां हैं वो एकजुट होने के लिए आह्वान कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि एक दूसरे से कि अगर आप सब बने रहना चाहते हैं अपने अपने जगह पे तो बीजेपी को, मोदी लहर जो है इसको उत्तर प्रदेश में घुसने से रोकना होगा। जी बिल्कुल, देखिए 2019 की नज़र से आप देखें तो 5 नवंबर का दिन बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि 2019 में महागठबंधन 2019 में लोकसभा का चुनाव होना है। समाजवादी पार्टी को मालूम है, शिवपाल सिंह यादव को मालूम है कि 17 का चुनाव का इम्पैक्ट 19 पर क्या होगा। तो साथ में और भी ताकतें जो हैं और स्टेट्स में हैं, पॉलिटिकल पार्टी ने जो बीजेपी के अगेंस्ट खड़ी रहती हैं उनके अलग प्लेटफॉर्म है, बीजेपी से इतना प्लेटफॉर्म है, उनको भी मालूम है कि इस 5 नवंबर की अहमियत क्या है और इसका शो का 2019 पर क्या इम्पैक्ट है। यही वजह है कि सब लोग मिल रहे हैं शिवपाल सिंह यादव से। आप गौर करिए, याद करिए, जो पिछला महागठबंधन हुआ था बिहार के लिए जो टूट गया था, मुलायम सिंह यादव अलग हो गए थे, उसकी भी सूत्रधार शिवपाल सिंह यादव ही थे। यानी कि शिवपाल सिंह यादव 5 नवंबर को ये भी स्थापित करने की कोशिश करेंगे कि अब उनकी जो छवि है वो राष्ट्रीय नेता की, क्योंकि अगर सब लोग आते हैं शिवपाल सिंह यादव के न्योते पर तो ये बताएगा कि उनकी एक्सेप्टेबिलिटी और स्टेट्स में भी है, जो बड़े चेहरे हैं उनको वो तरजीह देते हैं शिवपाल सिंह यादव को। ये भी साबित करना चाहते हैं शिवपाल सिंह यादव 5 नवंबर को। प्रिया। बिल्कुल खुर्रम, बने रहे आप हमारे साथ। तो इस बार शिवपाल सिंह यादव ने सबको न्योता भेजा है और 5 नवंबर का जो कार्यक्रम है इसके जरिए एक तरीके की बात अगर हम कर लें तो एंटी बीजेपी यहाँ पर होने की यहाँ पर कवायद शुरू हो चुकी है, और किस तरीके से बीजेपी को रोका जाए उसको लेकर के रणनीति बनाई जाएगी और बैठक किया जाएगा, मंथन किया जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव महज 2 से 3 महीने दूर हैं। इधर समाजवादी पार्टी के गढ़ इटावा में एक पोस्टर से फिर सपा परिवार में चल रही खींचतान को सामने लाकर रख दिया है। इटावा के चौराहे पर फिरोजाबाद की सांसद और रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव की तरफ से लगे पोस्टर में लिखा है कि हमारा लक्ष्य श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हो, दोबारा बने। और इस पोस्टर में न तो सपा के झंडे का रंग है और न ही परिवार के किसी भी सदस्य की तस्वीर है। सपा के रंग के बिना लगाए गए इन पोस्टरों को लेकर कई तरीके के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि फिरोजाबाद में सांसद ने अपने निर्वाचन इलाके के बजाय अपने गृह जिले इटावा में इस तरीके के पोस्टर लगवाए हैं। हालांकि अभी फिरोजाबाद के सांसद से इस पूरे मुद्दे को लेकर के कोई बात नहीं हुई है, चूंकि उनका नाम यहाँ पर
निवेदक के तौर पर है तो जाहिर है कि उन्होंने ही इस तरीके के पोस्टर लगवाए होंगे, लेकिन बिना सपा के रंग के पोस्टर लगाने के पीछे क्या मंशा है ये साफ नहीं हो सकी है। खुरम, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं और समाजवादी पार्टी की हम बात कर ले, अंतरकलह भी सबके सामने निकल करके आई, लेकिन अब पोस्टर जिस तरीके से चस्पा कराए गए हैं इसको लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि किसी भी पार्टी की तरफ से अगर पोस्टर चस्पा करवाया जाता है तो पार्टी का जो चिन्ह है वो होता है, जो दिग्गज नेता हैं, जो बैकबोन हम कहें पार्टी के होते हैं, उनका भी जिक्र किया जाता है, इन सारी बातों को दर्शाया जाता है। लेकिन ये जो पोस्टर लगाए गए हैं, आपने भी देखा किस तरीके से पोस्टर लगाया गया है, कोई रंग नहीं है उसमें, पार्टी चिन्ह नहीं है उसमें, और अखिलेश यादव के अलावा किसी और नेता का जिक्र नहीं है, मंत्री के बारे में जिक्र नहीं किया गया। लेकिन सवाल खड़े हो रहे हैं कि इसके पीछे मंशा आखिर है क्या। देखिए, ये जो पोस्टर अक्षय यादव का आया है, कुछ समझने के लिए आपको 2011 की वो एक घटना याद करनी पड़ेगी, जब समाजवादी पार्टी के अंदर टिकट बांटने का मंथन चल रहा था और बाहर प्रतीक यादव को लेकर नारेबाजी हो रही थी और आजमगढ़ से उनको टिकट देने की बात हो रही थी और लगातार ये मांग उठ रही थी कि प्रतीक यादव जो कि साधना गुप्ता और मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं, उनको टिकट देने की बात हो रही थी। लेकिन आजमगढ़ से उनको ऐसा कुछ हुआ नहीं और उसके बाद मुलायम सिंह यादव ने दूसरे को टिकट दे दिया। लेकिन एक प्रेजेंस जताई गई वहाँ पर कि प्रतीक यादव भी कुछ हैं राजनीति में, और जब सरकार बनी तो प्रतीक यादव का रुतबा सबने देखा, यानी कि रुतबा दिखाने वाली बात होती है। और जो अक्षय यादव का वहाँ जो पोस्टर्स लगे हैं इटावा में, वो साफ बताते हैं कि अब रुतबा दिखाने की बात है कि कौन अक्षय यादव है। आप याद रखिए, सपोर्ट कितना है वो बताया जा रहा है। पोस्टर्स अगर पूरे शहर में लगते हैं तो जाहिर सी बात है कि सबकी नज़र उस पर पड़ती है और एक वेव बनता है उसके पक्ष में। तो आखिर मंशा क्या है ये अभी साफ नहीं हो पा रही है। कोई रंग नहीं है पार्टी का, उसमें कोई रंग नहीं है। वजह क्या है? क्योंकि रामगोपाल यादव के बेटे हैं अक्षय यादव, और रामगोपाल यादव अखिलेश कैंप के माने जाते हैं। फिलहाल पार्टी से बाहर का रास्ता मुलायम सिंह यादव ने उनको दिखा दिया गया, जिसकी घोषणा जो चिट्ठी थी वो मुलायम सिंह यादव की लिखी गई थी चिट्ठी थी। तो अभी कुछ स्थिति स्पष्ट नहीं कही जा सकती है, लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है, जो समाजवादी परिवार में जो वॉर चल रही है वो अभी थमी नहीं है। वो रह करके अपना रंग दिखाने लगती है। लेकिन वही मैं बार बार कह रहा हूँ कि 5 नवंबर का इंतजार करिए। 5 नवंबर को बहुत कुछ साफ होगा, क्योंकि 5 नवंबर को कौन कौन चेहरे वहाँ होते हैं और किस तरीके से अमर सिंह होते हैं, आजम खान होते हैं, अखिलेश यादव क्या कहते हैं, ये सब देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल स्ट्रेंथ दिखलाई जा रही है और अपना सपोर्ट दिखाया जा रहा है। तो अब देखने वाली बात यही है कि आने वाले दिनों में वो पोस्टर क्या रंग लाता है और साथ ही पोस्टर कब तक रहता है, इसको कोई हटाने की कोशिश करता है नहीं कोशिश, और रामगोपाल या फिर उनके बेटे हैं अक्षय यादव जिनका पोस्टर लगा है, उनकी कोई बात उनका कोई बयान इस बाबत सामने आता है कि नहीं आता, ये देखने वाली बात होगी। प्रिया, बिल्कुल बिल्कुल खुरम, बने रहे आप हमारे साथ। तो कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं इस पोस्टर के सामने आने के बाद। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ अब जवाब सामने से मिलता है। इधर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मिशन यूपी में जुट गए हैं। कल दिवाली है और इससे ठीक एक दिन पहले आज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सूबे को एक और सौगात देने जा रहे हैं। आज वो लखनऊ में ऊर्जा विभाग की कई परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। सीएम बिजली व्यवस्था के नए यहाँ पर रोस्टर के अलावा बिजली के नए उपकेंद्रों का भी लोकार्पण करेंगे। आपको बता दें कि कल सीएम अखिलेश ने सरकारी स्कूलों के बच्चों को मिड डे मील खाने के लिए मुफ्त में बर्तन सुलभ कराए जाने की योजना का शुभारंभ किया था, जिसके तहत हर बच्चे को एक थाली और एक गिलास मुहैया कराया जाएगा। खुरम, अखिलेश यादव के इस दौरे से जुड़ी कोई अहम जानकारी आपके पास? देखिए, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के और एक बड़ा चेहरा होंगे 2017 के चुनाव में, और पूरी समाजवादी पार्टी का जो प्रचार होगा, जो कैंपेन होगा और जो वोट मांगने का सलीका तरीका होगा वो अखिलेश यादव के इर्द गिर्द होगा। मुख्यमंत्री हैं, सीएम फेस हैं 2017 के। भले मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि जब उनको दोबारा उतनी सीटें मिलेंगी और सरकार बनाने का मौका आएगा तो प्रोसीजर उन्होंने बताया था। लेकिन आप उम्मीद कर सकते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी दोबारा सत्ते में आई और बहुमत में आती है तो तय माना जाएगा कि अखिलेश यादव ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन अगर हम अभी बात करें मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का, क्योंकि जिस तरह की कला हुई थी और जो नज़ारे सबको देखने को मिला था, उसके बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने आप को फोकस कर लिया है अपने कुर्सी पर, यानी कि वो किस तरीके से आम जनता को यह एहसास दिलाने की कोशिश करें कि ही इज़ द चीफ मिनिस्टर। और यही वजह है कि उनको मालूम है कि विकास कार्य अगर होंगे
तभी वो आगे बढ़ सकते हैं और अपनी बात आगे कह सकते हैं, तभी रथ को रफ्तार मिलेगी। यही वजह है कि वो ताबड़तोड़ अलग अलग परियोजनाओं की बात कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं, लोकार्पण कर रहे हैं, लोक लुभावनी योजनाओं को बांट रहे हैं। जैसे कल ही देखा गया कि मोहनलालगंज में उन्होंने सबको, सारे बच्चों को, 1 करोड़ स्कूली छात्र और छात्राओं को स्टेनलेस स्टील की गिलास और थाली दी, साथ में उसी गिलास और थाली पर उनका नाम भी था। तो साफ बात है, अखिलेश यादव इससे पहले प्रचार प्रसार में कम एतबार करते थे, लेकिन पिछले 1.5 साल से अगर आप देखिए तो अखिलेश यादव इस फ्रंट पर भी काफ़ी मुखर है। और यही वजह है कि जैसे जैसे आचार संहिता लगने का वक्त करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे अखिलेश यादव, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की रफ्तार में भी तेजी आती जा रही है। वो लगातार लोक लुभावन स्कीम्स लॉन्च कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं और लोकार्पण कर रहे हैं, और साथ बता रहे हैं कि देखिए मैं हूं जो विकास की राजनीति करता हूं और इसके इतर मैं कोई दूसरी राजनीति करता हूं। तो आज भी जो जितने भी कार्यक्रम है अखिलेश यादव के, वो उसी के इर्द गिर्द रहेंगे। प्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम, तमाम जानकारी देने के लिए। और उत्तराखंड की अगर हम बात कर ले तो उत्तराखंड की वर्तमान कांग्रेस सरकार के 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। ऐसे में प्रदेश सरकार अपना अंतिम विधानसभा सत्र गैरसैंण में आयोजित करने जा रही है और इसके लिए गैरसैंण में जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। प्रदेश कैबिनेट की बैठक में भी गैरसैंण में सत्र आयोजित करने पर मुहर लग गई है। हालांकि बस सत्र की तारीख का फैसला मुख्यमंत्री हरीश रावत पर छोड़ दिया गया है। माना यह जा रहा है कि 15 नवंबर के आसपास मुख्यमंत्री गैरसैंण में सत्र आयोजित करने की तिथि को घोषित कर सकते हैं। इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी देहरादून से मनीष टंगवाल जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख कर लेते हैं ज्यादा डिटेल्स के लिए। जी बिल्कुल, अगर गैरसैंण विधानसभा सत्र की बात करें तो तैयारियां पूरे जोरों शोरों पर गैरसैंण में चल रही हैं और सभी विभागों को वहां पर दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि सत्र से पहले वो वहां पर अपनी तैयारियां पूरी कर लें। और विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल जो हैं, उन्होंने भी सत्र की तैयारियों को लेकर वहां का जायजा भी लिया था और बीते रोज विधानसभा में बैठक भी ली थी कि आखिरकार किस तरीके से इस बार विधानसभा का जो सत्र होगा वो गैरसैंण में आयोजित किया जाएगा। और उत्तराखंड की जो कैबिनेट बैठक हुई है उसमें कैबिनेट ने यहाँ पर सहमति जता दी है कि गैरसैंण में यहाँ पर जो सरकार का जो अंतिम सत्र होगा, और सत्र की अगर खास बात करें तो कई विधेयक जहां सत्र में यहां पर सदन की पटल पर रखे जाएंगे, वहीं खास बात यह है कि सत्र में जो जीएसटी का बिल है वो भी यहां पर रखा जाएगा। प्रदेश सरकार इसे अपने स्तर से पास करेगी और जो यहां पर अनुपूरक जो बजट होगा उसे भी यहां पर सरकार सदन के पटल पर रखेगी और जो अनुपूरक बजट होगा उसे यहां पर पेश किया जाएगा जो यहां पर सत्र होगा। और खास बात यह है कि जो गैरसैंण का जो विधानसभा भवन बनकर तैयार हुआ है और 70 से 80% यहाँ पर जो विधान भवन का जो निर्माण कार्य है वो पूरा हो गया है। और पहली बार यहाँ पर जब जो विधानसभा भवन है उसमें यहाँ पर सत्र होने जा रहा है, क्योंकि अब तक 2 सत्र यहाँ पर गैरसैंण में हुए हैं, लेकिन दोनों सत्र यहाँ पर टेंट में हुए हैं। तो इस बार जो विधानसभा सत्र होगा वो टेंट के बजाय जो विधानसभा भवन वहां पर बनाया जा रहा है तो उसमें यहाँ पर सत्र होगा। और पूरी तरीके से अगर जो चुनावी माहौल उत्तराखंड में पूरी तरीके से गर्मा चुका है, उसका भी कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो फायदा लेना चाहेगी, क्योंकि जो कांग्रेस सरकार यहाँ पर है जो 5 साल पूरे यहाँ पर होने जा रहे हैं। जो 5 सालों के जो कार्यकाल की एक उपलब्धि गैरसैंण में विधानसभा भवन की निर्माण की भी रही है कि सरकार ने भले ही जो राजधानी को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट न की हो, लेकिन गैरसैंण में विधानसभा भवन बनाकर जो कुछ जो यहाँ पर विकास कार्यों को लेकर बात यहाँ पर गैरसैंण को लेकर कर रहे हैं कि गैरसैंण को लेकर विकास प्राथमिक एजेंडे में यहाँ पर सरकार का रहा है। तो कुल मिलाकर जो सत्र होगा उसके जरिए कांग्रेस यहाँ पर पॉलिटिकली माइलेज ये लेने की कोशिश करेगी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की 5 साल की सरकार रही है, जो पहाड़ों की राजधानी की बात यहाँ पर अक्सर होती थी। बिल्कुल बिल्कुल मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। इधर महाराष्ट्र में जेल टूरिज्म जल्द शुरू होगा और इधर महाराष्ट्र सरकार ने ऐतिहासिक जेलों को जनता के लिए खोलने का फैसला किया है। इसके लिए विभागीय अधिकारी जेल टूरिज्म पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। आपको बता दें महाराष्ट्र में लगभग 30 जेल हैं, लेकिन पहले सिर्फ ऐतिहासिक जेलों को ही खोला जाएगा और इसके लिए सारे बंदोबस्त किए जाएंगे। इससे पहले तेलंगाना और अंडमान में ये योजना लागू की गई है। तो महाराष्ट्र में जेल टूरिज्म जल्द शुरू होने वाला है और महाराष्ट्र सरकार ने ऐतिहासिक जेलों को जनता के लिए खोलने का फैसला किया है और इसके लिए विभागीय अधिकारी जेल टूरिज्म पॉलिसी पर काम कर रहे हैं।
तो इससे पहले तेलंगाना और अंडमान में ये योजना लागू है और अब महाराष्ट्र में भी इस योजना को लागू किया जाएगा। महाराष्ट्र में कुल 30 जेल हैं और फिलहाल शुरुआती दौर में कुछ एक जेलों को ही यहाँ पर लोगों के लिए खोला जाएगा। लोग अंदर जा सकेंगे और जल्द से जल्द इस पॉलिसी को तैयार करके लागू करने की कोशिश की जा रही है। विभागीय अधिकारी जेल टूरिज्म पॉलिसी पर काम भी कर रहे हैं। आपको बता दें, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया भी कि महाराष्ट्र में 30 जेल हैं, लेकिन पहले सिर्फ ऐतिहासिक जेलों को ही खोला जाएगा और इसके लिए सारे बंदोबस्त किए जाएंगे। और इस मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ मुंबई से हमारे सहयोगी दिवाकर जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। दिवाकर, पूरी खबर आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, दुनिया भर में जो जेल टूरिज्म का प्रचलन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और इसे देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने जो फैसला किया है, कहीं ना कहीं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये फैसला अच्छा माना जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में ऐसी कई जेलें हैं जो ऐतिहासिक रूप से काफ़ी मान्यताएं हैं। उनमें जाहिर सी बात है कि जो जेल हैं उसके लिए जो है पब्लिक के लिए खोलने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने फैसला किया है। इसकी पॉलिसी पर काम चल रहा है अधिकारियों के द्वारा। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि कौन सी जेल पब्लिक के लिए खोली जाएगी और कौन सा हिस्सा पब्लिक को देखने के लिए उपलब्ध रहेगा। लेकिन जिस तरह से विचार चल रहा है, इस पर काम चल रहा है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा और जिस तरह से जो अधिकारी हैं वो इस पर काम कर रहे हैं, उन अधिकारियों के मुताबिक जो जेलें हैं, चाहे महाराष्ट्र में 30 जेलें हैं इस वक्त जो माना जाए, जिसमें कुछ ऐतिहासिक जेलें हैं, जैसे कई ऐसे जेल हैं जहाँ पे कई नेताओं ने और अभिनेताओं ने अपना घर बना लिया था उस जेल को, तो उसे लोग देखना पसंद करेंगे और इसे देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने इसे पर्यटन के रूप में बदलने का फैसला किया है ताकि जो राजस्व है महाराष्ट्र सरकार को मिल सके उससे। और साथ ही साथ एक अधिकारी के मुताबिक जो है जो एरवडा जेल है जहाँ पे गांधी, नेहरू और बाल गंगाधर तिलक, वीर सावरकर जैसे लोग रह चुके हैं और साथ ही साथ अभिनेता संजय दत्त अभी कुछ दिन पहले उस जेल में रह के आए हैं, तो जाहिर सी बात है उस अधिकारी का कहना है कि इस जेल को देखने के लिए खासे तौर पर लोग आ सकते हैं, क्योंकि इस जेल में कई ऐसी महान हस्तियों के वहां पे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अभी इस पर पूरा विचार चल रहा है और आने वाले दिनों में महाराष्ट्र ऐसा स्टेट नहीं, इसके पहले भी जो तेलंगाना राज्य है या फिर अंडमान, वहां पे इस तरह की टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सब चीजें की गई हैं। तो जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में अगर महाराष्ट्र सरकार का फैसला जब हमारे साथ फिलहाल इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए शुक्रिया और बने रहे आप हमारे साथ। आगे खबरों पर अखबार रुख करते रहेंगे। झारखंड की बात कर ले तो आज झारखंड में क्या कुछ अहम खबरें हैं, इसके लिए सीधे रुख कर लेते हैं। रांची से सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं रफी सामी, उनका। अगर झारखंड की बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में जब से CNT-SPT एक्ट में संशोधन के लिए अध्यादेश भेजा गया है, साथ ही जिस तरह से भूमि अधिग्रहण हो रही है, इसको लेकर के लगातार सरकार के खिलाफ आंदोलन होता जा रहा है। आए दिन आंदोलन एक पर एक स्टेप बढ़ रहा है और सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। विपक्ष तो सरकार के खिलाफ सड़कों पर है ही, साथ ही साथ राज्य के कई आदिवासी संगठन राज्य के सरकार के खिलाफ सड़कों पर है। वहीं इसी कड़ी में अवामी इंसाफ मंच ने भी सरकार के खिलाफ मुहिम छेड़ना शुरू कर दिया है, जिस कड़ी में अवामी इंसाफ मंच की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। बैठक में लगातार इस बात को रखने की कोशिश की जाएगी कि सरकार ने जिस तरह से राज्य में CNT-SPT एक्ट भूमि अधिग्रहण वाला मसला सामने आया है और सरकार इस मसले को लेकर के कुछ पहल नहीं कर रही है, लगातार शांत है, कोई बड़ी पहल नहीं हो रही है सरकार के खिलाफ। इसे देखते हुए मंच एक सरकार के खिलाफ रणनीति तय करेगी कि किस तरह से सरकार को इन सब मुद्दों पर घेरना है, किस तरह से सरकार को इन सब मुद्दों को पर मुहिम चलाना है। अवामी इंसाफ मंच द्वारा लगातार ये कोशिश की जा रही है कि राज्य में जिस तरह से दलितों, किसानों और अल्पसंख्यकों के साथ सरकार की जो सौतेलापन वाली रवैया है उसे दूर किया जाए, सरकार को इस बाबत जगाया जाए ताकि सरकार इन पर ध्यान दे और राज्य में दलितों, अल्पसंख्यकों और किसानों के हित में कुछ सरकार कर सके। इनका आरोप है और आरोप के साथ ये बैठक कर रहे हैं और बैठक करने के बाद एक बड़ी रणनीति के साथ सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। लगातार इस तरह से राज्य में सरकार के खिलाफ विभिन्न संगठनों का आंदोलन आए दिन देखने को मिल रहा है। हर दिन इन आंदोलनों में एक स्टेप आगे बढ़ रहा है और सरकार के खिलाफ बड़ी चुनौती सामने आ रही है।
वही हम दूसरी खबरों की बात करें तो जिस तरह से दीपावली की धूम है, झारखंड में पूरी तरह से अलर्ट जारी किया गया है प्रशासन के द्वारा। राज्य में पूरी तरह से अलर्ट जारी कर दिया गया है ताकि कहीं किसी तरह की कोई घटना न हो। पुलिस प्रशासन की माने तो उरी घटना के बाद से ही पूरी राज्य में, पूरे झारखंड में अलर्ट जारी किया गया है, जिसके मद्देनजर जो दुर्गा पूजा हुआ वो भी काफी बेहतर हुआ, शांतिपूर्ण हुआ और उसी के रूप में दीपावली भी शांतिपूर्ण ढंग से मने। इसको लेकर के पूरी तरह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने का प्रशासन ने दावा किया है और पूरा अलर्ट जारी करने का दावा किया है और लगातार ये दावा किया जा रहा है कि तमाम जानकारी देने के लिए। झारखंड की ये कुछ खबरें थी जो आज पूरे दिन सुर्खियां बटोरती रहेंगी, सुर्खियों में बनी रहेंगी। अमेरिका की बात कर ले, अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर भी एक नजर डालें तो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में अब चंद दिन बाकी रह गए हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, भारत समेत पूरी दुनिया की नजरें अमेरिका पर टिकी हुई हैं। वोटरों को किस तरीके से रिझाया जाए, अब इसकी कवायद भी शुरू हो गई है। खासतौर से इस पर रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन ने अब युवा वोटरों को रिझाने में लग गए हैं। अमेरिकी चुनाव पर एपीएन की विशेष कवरेज भी है। हमारे इंडिया लीगल के एडिटर इन चीफ इंद्रजीत बधवार इस वक्त अमेरिका में ही मौजूद है। वहां के युवा मतदाताओं की चुनाव को लेकर के क्या सोच है, वो किसे चुनेंगे, इस पर ताजा अपडेट और सियासी गहमा गहमी के लिए सीधे इंद्रजीत बधवार जी से आइए जान लेते हैं, उनका रुख कर लेते हैं। इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में अमेरिका के नौजवानों के मन में बहुत ही संदेह पैदा हो रहा है अपनी डेमोक्रेटिक इलेक्शन के बारे में। मैं कल नौजवानों से एक यूनिवर्सिटी में बात कर रहा था कि वो किस तरफ झुके हुए हैं। उनमें से कोई कह नहीं सका क्योंकि वो ये सोचते हैं कि आजकल जो सोशल मीडिया आ गया है और जितनी खबरें लगातार दम पे दम आ रही हैं, वो कहते हैं हम किसको माने, किसकी सुने। जो ओल्डर लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, वो तो जानते हैं कि अमेरिका के इलेक्शन किस तरह से होते हैं, बट कई ऐसे लोग हैं जो पहली बार 18 साल की उम्र जिन्होंने पाई है, जो अब वोट कर सकते हैं, उन्होंने इस तरह का इलेक्शन कभी देखा नहीं है कि जहां पर दो कैंडिडेट्स ने एक दूसरे को इतने खुलेआम गाली गलौज किया है। और एक कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि वो इलेक्शन का नतीजा जो है उसको स्वीकार नहीं करेंगे। और इनके मन में बहुत ही कन्फ्यूजन है क्योंकि दोनों तरफ से मीडिया इतनी तेज़ी से यहाँ पर तरफदारी दे रही है। कोई मीडिया जैसे फॉक्स न्यूज़ है, उसमें आप देखेंगे तो लगता है कि ट्रंप से सच्चा कोई है नहीं, और मीडिया आप देखेंगे तो उसमें लगता है कि जितने भी लिबरल लोग हैं, जितने भी डेमोक्रेट्स हैं, वो सब झूठ बोल रहे हैं और लोगों के मन में संदेह पैदा कर रहे हैं। बस सबसे ज़्यादा संदेह है इस टाइम पे अमेरिका के नौजवानों पे, क्योंकि उन पे ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है उन पे बहुत हावी पड़ रहा है। उन्होंने कभी पहले वोट नहीं दिया है और अभी तक वो अचंभे में हैं कि किस तरफ वो वोट करें। तो अभी तक ऐसा ही लग रहा है कि जिनके माँ बाप डेमोक्रेट्स थे वो डेमोक्रेट्स की तरफ जाएंगे और जिनके माँ बाप रिपब्लिकन्स की तरफ थे वो रिपब्लिकन्स की तरफ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक कन्फ्यूजन है कि हम किसकी माने या किसकी ना माने। इंद्रजीत बधवार, एपीएन न्यूज़, इलेक्शन अपडेट इन न्यूयॉर्क। इसी के साथ एपीएन की खास पेशकश वेक अप जिंदगी में फिलहाल इतना ही। छोटा सा ब्रेक के उस पर खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए एपीएन।